Hello, friends. Welcome to all of you on this Unacademy platform, which is India's largest e-learning platform. और मेरा नाम समीर आत्मज मिश्र है। मेरे साथ आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस यहाँ पे लेते हैं। हमारे साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ। और अभी जो हम लोग टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वो है मॉडर्न इंडिया इस समय। और मॉडर्न इंडिया में हम नेशनल मूवमेंट की चर्चा इस समय कर रहे हैं, जिसके पार्ट 3 पर आज हम चर्चा करेंगे। पार्ट 1 और 2 यानी कांग्रेस की स्थापना से पहले, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1885, और उससे पहले का ये दो पार्ट में हम नेशनल मूवमेंट जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, वो कैसे पहले एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनता है, फिर कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद वो कांग्रेस के जरिए मूवमेंट आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसमें एलीट क्लास से दूसरे क्लास के लोग भी जुड़ने लगते हैं। पहले वो एक जमींदारों की और एलीट क्लास के जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे उनकी संस्था हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें जो मास लेवल पे लोगों का पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। महिलाएं भी शामिल होने लगती हैं, यूथ्स शामिल होने लगते हैं। फिर आगे चल करके हम देखेंगे कि उसमें किसान, आर्टिजन्स, ये सब भी शामिल होंगे। तो ये दौर चलता है लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक, यानी हम 1900 की स्टार्टिंग तक कह सकते हैं। फिर कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी शुरुआती दौर में, इनका ये मानना था कि हमको कुछ रियायतें चाहिए। ये सब चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे वो डिमांड्स उनकी बढ़ने लगती हैं कि नहीं, हमें अब होम रूल चाहिए। उसके बाद फिर वो फ्रीडम चाहिए। तो ये कई स्टेजेस से गुजरते हुए हम वहां पहुंचते हैं। इस दौरान शुरुआती दौर जो होता है इस मूवमेंट का, उसमें या कांग्रेस की स्थापना का, चूंकि उसमें वो पढ़ा लिखा अभिजात्य वर्ग जो अंग्रेजी शिक्षा पाया हुआ था वो उसको लीड कर रहा था। बेसिकली वही था ही उसमें। लेकिन धीरे धीरे जब उन लोगों ने भी देखना शुरू किया कि नहीं, ब्रिटिश की नीतियां ऐसी नहीं, इनकी पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि इंडियंस का वेलफेयर करना है, भारत के लोगों को बहुत बराबरी का दर्जा देना है। जब उन्होंने देखा कि किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भारतीयों के साथ हो रहा है, जो कहते हैं कि रेस, रिलीजन और इन सब के आधार पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन जब वो अंग्रेज और इंडियंस की बात आने लगती है तो कैसे वहां पे डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है, बिल्कुल साफ तौर पर दिखता है। कई एग्जाम्पल्स हम लोग देख चुके हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वहाँ पे, उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो तीसरा दौर था यानी नेशनल मूवमेंट पार्ट 3, यानी 1905 तक आते आते लोगों में ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से फैल गई। लोग जानने लग गए कि ब्रिटिशर्स की मंशा क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मंशा थी उससे कोई अलग हट करके ब्रिटिश क्राउन ने भले ही शासन अपने हाथ में ले लिया, सारी चीजें हैं, लेकिन उनकी मंशा भारत से ज्यादा पैसा बटोरना ही है। वो लोग जो कुछ यहाँ काम भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने इस मोटो में उनको हेल्प मिले, सफलता मिले। तो ये सब चीजें हुई जिसकी वजह से मॉडरेट्स जो थे, कांग्रेस पार्टी को लीड करने वाले शुरू में जो मॉडरेट्स थे, जो अंग्रेजों के साथ मिल करके उनका सपोर्ट करके और उनसे कुछ मांग करते थे, उनमें कुछ पूरी होती थी, कुछ नहीं होती थी, उन लोगों का दौर धीरे धीरे खत्म होने लगा। जो यूथ्स आ रहे थे इसमें, युवा आ रहे थे और थोड़े से वो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो ये कहते थे कि जब तक हम ये मांगेंगे कोई चीज इनसे नहीं मिलेगी, हम उसके लिए विरोध करें, प्रदर्शन करें और ये दिखाएं कि हम भी ताकतवर हैं। इस तरह की जब इमोशंस लोगों में आने लगी तो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी एक्सट्रीमिज्म आया, यानी अतिवादी, चरमपंथी जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग उग्रवादी कहते हैं, उस विचारधारा का वहां जन्म होता है। तो ये पूरा दौर उसी की शुरुआत थी। बाद में हम देखेंगे कि पूरे आंदोलन के दौरान पैरेलल एक मॉडरेट्स का वो चल रहा है, उनकी एक्टिविटीज चल रही हैं, और दूसरी ओर हम एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं उनकी एक्टिविटीज चल रही हैं। पूरे आंदोलन के दौरान ये पैरेलल दोनों चीजें चल रही हैं। बेहतर यही था कि ये दोनों लोग अपने अपने ढंग से काम कर रहे थे, एक दूसरे की आलोचना भले कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे के लिए वो रुकावट नहीं पैदा कर रहे थे। कई जगहों पर ऐसा हुआ भी और उनकी जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनकी आलोचनाएं भी होती रहीं, क्योंकि उनका जो तरीका था वो, ये लोग मॉडरेट्स उसको पसंद नहीं करते थे।
ये चर्चाएँ हम होंगी। तो ये पूरा का पूरा ये टाइम जो है, इसको हमने एक पार्ट में बाँटा हुआ है, नेशनल मूवमेंट पार्ट 3। 1905 में जब ये बड़े पैमाने पर बंगाल में उभार हो रहा था, नेशनलिस्ट विचारधाराएँ वहाँ पे बहुत फल-फूल रही थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बन गई थी। हर तरीके से इंडियंस के अंदर एक इंडियंस वाली फीलिंग आ रही थी कि वी आर इंडियंस एंड दे आर फॉरेनर्स। उसी दौरान एक बड़ा स्टेप उठाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया। बंगाल को 2 भागों में बाँट दिया। वहाँ से ये मूवमेंट और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। कांग्रेस के जो मॉडरेट्स थे, वो लोग भी नाराज़ हो गए और उन लोगों ने भी एक्सट्रीमिस्ट लोगों का ही साथ दिया। हालाँकि बाद में वो लोग अ, थोड़ा-सा सोचे कि ये किया जाए, बहुत ज़्यादा इसको एक्सट्रीम पे ना ले जाया जाए, बहुत ज़्यादा उग्र एग्रेशन के साथ इसको ना किया जाए, बंगाल के बाहर ना ले जाया जाए। लेकिन ये उभार इतना बढ़ चुका था, ये नेशनलिस्ट और उसमें जो एग्रेशन वाले एग्रेसिव नेशनलिस्ट थे, उनकी स्वीकार्यता इतनी बढ़ गई थी कि बाद में ऐसे मॉडरेट्स ही वहाँ कांग्रेस से वो साइडलाइन कर दिए गए। फिर वो एक्सट्रीमिस्ट लोगों के ही हाथ में आ जाता है। 1918 तक चूंकि ये बंगाल के विभाजन के बाद बहुत सारी स्थितियां बदलती हैं, आंदोलन को दबाया जाता है और राजधानी का ट्रांसफर होता है, बहुत सारी स्थितियां बदलती हैं। उसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार भी यूरोप में छिड़ जाता है। तो इस दौर में जो परिवर्तन आते हैं और कांग्रेस का ये आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ता है, बाद में दूसरे दौर में पहुंचता है, गांधी का आगमन होता है। इसलिए इस पूरे पीरियड को हम एक टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हम लोग पहले भी ये आपको हम बता चुके हैं कि जो 1885 में जब कांग्रेस पार्टी बन रही है, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएं, तो ये जो 1905 तक का लगभग 2 दशक का दौर है, इसमें देखा है आपने कि कांग्रेस पार्टी को पहले तो अंग्रेजों को लगा कि ये एक सहयोगी पार्टी के तौर पे हमारे काम आएगी और एक पब्लिक के बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक तरह से ये मध्यस्थ की भूमिका का काम करेगी। लेकिन धीरे धीरे जब उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी में जहां वो 72 मेंबर से स्टार्ट हो रही है, वो हजारों मेंबर, लाखों की संख्या में उसके मेंबर बन रहे हैं, तब फिर ब्रिटिश लोगों को, अंग्रेजों को लगा कि अब ये पार्टी कहीं नेशनलिस्ट मूवमेंट का रूप लेने जा रही है। पैन इंडिया इसका इम्पैक्ट हो गया है, पूरे भारत में इसका प्रभाव हो गया है, तो उन्होंने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। डफरिन का स्टेटमेंट आपको याद होगा, जिसने कहा था कि कांग्रेस हैज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, यानी इतनी माइनॉरिटी में है यहाँ पर भारत में कि इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इस तरह के बयान इन लोगों के आने शुरू हुए, कांग्रेस की आलोचना करनी शुरू कर दी इन्होंने, कांग्रेस को दुश्मन, देशद्रोही और इस टाइप की बहुत सारे बयान दिए गए हैं जिनको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया और जो ये हमेशा लगातार करते रहे, 1947 तक करते रहे, वो किया इन्होंने कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। कांग्रेस के लोगों के खिलाफ एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट इन्होंने तैयार किया, जिसमें जो कुछ स्वामी भक्त लोग थे, ब्रिटिश नीतियों के प्रशंसक थे। प्रशंसक कौन थे? जिनको तमाम तरह के फायदे मिल रहे थे। उनमें जमींदार और इस टाइप के लोग थे। सर सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद जिनको कहा जाता है, अंग्रेजों ने उनको सितारे हिंद की उपाधि दी थी। और ये सारे एलीट क्लास के लोग थे, बड़े लोग थे, इनकी अपनी स्वीकार्यता भी थी। ऐसे लोगों को इन्होंने खड़ा किया कांग्रेस के विरोध में। इन लोगों ने अपने क्षेत्र में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन नेशनलिस्ट मूवमेंट जो बढ़ रहा था आगे, उसको कमजोर करने का इन्होंने काम किया और उस काम के लिए इनको अंग्रेजों ने प्रेरित किया। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया 1904 में। इस एक्ट के तहत कि किसी को भी राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता था। प्रेस के माध्यम से, यानी बहुत सारे लोग अखबार निकाल रहे थे, मैगजीन निकाल रहे थे, उसके जरिए लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे, उसको सप्रेस करने की कोशिश की गई। इस एक्ट के जरिए बहुत सारे अखबारों को बंद करना पड़ा, बहुत सारे अखबारों को चोरी छिपे निकालना पड़ा, जेल जाना पड़ा एडिटर्स वगैरह को। बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्ति को इस वजह से जेल जाना पड़ा।
और लॉर्ड कर्जन उसी दौरान आते हैं 1899 से लेकर के और 1905 तक। इनकी बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी थी जिन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को और ज्यादा एग्रेसिव बनाया, और इन्होंने ही ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की घोषणा इन्होंने की। ये बताया ऑफिसर्स को अपने यहाँ ब्रिटेन में जाकर के, क्योंकि यहाँ जो भी एक्ट बनता, जो भी कानून लागू होता, वो पास कहाँ होता था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। इन्होंने कन्विंस किया कि ये बहुत बड़ा स्टेट है बंगाल, बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूनिटी बढ़ रही है, और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हैपनिंग हो रही है, उसका इम्पैक्ट पूरे भारत में पड़ रहा है। तो अगर बंगाल, और बहुत बड़ा ये भी कहा कि बहुत बड़ा स्टेट होने के नाते उसके गवर्नेंस में भी दिक्कत आ रही है, तो अगर उसको दो पार्ट में बांट दिया जाए तो गवर्नेंस क्या होगा, आसान हो जाएगा। ये तमाम लॉजिक इन्होंने जा करके वहाँ रखे, तो अल्टीमेटली ये फैसला हो गया। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बन रही थी 1903 से ही बननी शुरू हो गई थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस या नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनको इस बारे में पता लग चुका था। इसी की चर्चा हम लोग बंगाल के विभाजन की पृष्ठभूमि और उसके बाद जो कुछ होता है वो हम इस क्लास में अब करते हैं। और इस बीच आपको हम ये बता दें, आपको पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ है, आपको हर बार बताते हैं कि जो अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डेली लाइव क्लासेस हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं, लाइव टेस्ट्स और क्विजेज हैं जिसमें पार्टिसिपेट करके आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ तैयार किए हुए एजुकेटर्स के द्वारा आपको मिलते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है, आप किसी एक कोड से यहाँ सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, लेकिन आप किसी भी एजुकेटर की क्लास ले सकते हैं, उसके किसी भी स्पेशल कोर्स को आप अटेंड कर सकते हैं, टेस्ट में आप अपीयर हो सकते हैं, क्विजेज में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स की ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, इनकी क्लासेस आप यहाँ पर लेंगे, और जो भी आप अपने टाइम के हिसाब से आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन भर क्लासेस चलती रहती हैं, इवन लेट नाइट तक की क्लासेस, 11 PM के बाद भी क्लासेस अवेलेबल रहती हैं। मैं खुद कई बार ले चुका हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लास ले रहा है उसके लिए रात में 11 बजे क्लास बड़ी अजीब सी बात है। पर जब हम 11 बजे रात में क्लास ले रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे प्रेजेंस स्टूडेंट्स की ज़्यादा रहती है। यानी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिन में अपने किन्हीं काम में व्यस्त हैं, या फिर वो दिन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या कोई और क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, रात में वो आपकी क्लास ले सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपके टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पर तमाम एजुकेटर्स की क्लासेस अवेलेबल हैं, और कई सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं हर टॉपिक से। तो आपके ऊपर है जो आपको बेहतर लग रहा है। कई बार होता है कोई एजुकेटर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन वो शायद आपकी समझ में उसकी बात ना आ रही हो, या आप ज़्यादा उसको नहीं आप पसंद कर रहे हैं, किसी दूसरे की कर रहे हैं क्लास। तो यहाँ पे आपको ये कोई बाध्यता नहीं है कि आपने किसी एक ही व्यक्ति की क्लास आपको करनी है, आप किसी भी एजुकेटर की क्लास और कभी भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ जो सब्सक्रिप्शन है, आप जब भी यहाँ सब्सक्रिप्शन लें अनअकैडमी का, इस कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें, SM123। एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात मैं आपसे एक बार फिर करना चाहूँगा। ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें आपको जो तमाम फ़ायदे मैं गिना रहा हूँ उनके अलावा भी कुछ फ़ायदे हैं जो आपको मिलते हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये पर्सनल कोचिंग है। किसी एजुकेटर के साथ आप पर्सनली, वो आपको गाइड करेगा। यहाँ पर आप उससे कोई गाइडेंस ले सकते हैं, कोचिंग कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई आपकी डाउट है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी जो प्रिपरेशन है उसका फीडबैक भी ले सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज वगैरह होगी उनसे आप डायरेक्टली उनसे डिस्कस कर सकते हैं एजुकेटर से। ये फ़ायदा है। तो आप जब भी सब्सक्रिप्शन लें, चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन लें, SM123 इस कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। तो ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, ये इस टाइम पीरियड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम 1905 टू 1918, इस दौर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि कांग्रेस नेतृत्व यानी जो नेशनल मूवमेंट की लीडरशिप है वो अब एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म की ओर बढ़ रही है, उग्रवादी राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रही है, चरमपंथी राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रही है। अब वो मॉडरेट्स की तरह से
के नेतृत्व में नहीं चलने वाली है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीजें आ कैसे रही हैं? इनफैक्ट जैसे नेशनलिज्म शुरुआती दौर में जब बढ़ा, उसके पीछे भी ब्रिटिश पॉलिसीज ही जिम्मेदार थी। यहां भी ब्रिटिश पॉलिसीज और इंडियंस की अवेयरनेस, ये दो चीजें जिम्मेदार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही था कि ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल ये लोगों की समझ में आया। यानी इन्होंने देखा कि हम ब्रिटिश कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो सारा का सारा एक्सप्लॉयटेशन, इंडियन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, यहाँ की इकोनॉमी का कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को लेबर बना करके और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, सारा प्रोडक्शन अपने यहाँ ब्रिटेन लेकर के जा रहे हैं। तो ये जो इनका एक ट्रू नेचर था, वास्तव में इनकी मंशा क्या है, इसके बारे में लोगों को बेहतर तरीके से पता चला। 1896 से लेकर के 1900 के बीच में बंगाल और दूसरे इलाकों में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। 3-4 साल कोई फसल नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लोग भूखे मर गए। और ऐसा असेसमेंट किया गया कि लगभग इस दौरान 90 लाख लोगों की मौत हो गई। तो ये इन सब चीजों के लिए भी ब्रिटिश पॉलिसीज को ही जिम्मेदार बताया गया। ब्रिटिश अपने को बहुत डेमोक्रेटिक कहते थे, सारी चीजें थी। यूरोपियंस को बड़ा नाज था इस बात का, बड़ा घमंड था इस बात का कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से चलते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि यहां बहुत रूल ऑफ लॉ तो इन्होंने लागू करने की कोशिश कर दी थी, शुरू से ही ला भी रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बना दिया, कोर्ट्स की हायरार्की बना दी। लेकिन नाथू ब्रदर्स को इन्होंने निर्वासित कर दिया, 1897 में डिपोर्ट कर दिया, बिना किसी ट्रायल के, कहीं मुकदमा नहीं चला। और बाद में उनपे क्या वजह थी उनकी गिरफ्तारी की, उनको बाहर भेज देने की, निर्वासित कर देने की, इसको भी पब्लिक में नहीं बताया गया। तिलक को और दूसरे न्यूज़पेपर के एडिटर्स को उस दौरान के जो थे, उनको डिपोर्ट कर दिया गया या और लंबी लंबी जेल सजा सुना दी गई। अपराध क्या था उनका? अपराध यही था कि वो ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसीज थी, जो कानून थे, उनका वो उनकी आलोचना करते थे, उनकी सच्चाई लोगों को बताते थे। ये आरोप था। आज भी इस तरह की कई स्थितियां हम लोग देख रहे हैं। अक्सर ये आ रहा है कि सरकार की आलोचना जिसने की उसको जेल में डाल दिया गया, एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो सरकार की आलोचना करना ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है, जिसको ब्रिटिश बहुत उसका प्रचार प्रसार करते थे और ये कह रहे थे कि हम इंडिया में भी उसको लागू कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं अपने यानी अन ब्रिटिश रूल वो लागू कर रहे हैं हर जगह पर। अन ब्रिटिश रूल, अपनी जो उनकी ब्रिटिश पॉलिसीज हैं उन्हीं का वायलेशन कर रहे हैं इंडियंस के संदर्भ में। तो ये सब चीजें जब लोगों के सामने आई तो ये भ्रम दूर हो गया, खासतौर पे मॉडरेट्स का, कि ब्रिटिश लोग बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं, वो हमारे हित में फैसले ले रहे हैं। उनका भ्रम दूर हो गया। एक्सट्रीमिस्ट लोगों की ये आशंकाएं सही साबित होने लगी धीरे धीरे। दूसरे, अब ये भी भावना आ रही थी, चूंकि वो जब सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चले थे, बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, यहाँ के लोगों में भी अब बहुत अवेयरनेस अब तक आ चुकी है, तो लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आने लगा, उनके भीतर जगने लगा। ये रहने लगा कि भाई ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ही हमारे ऊपर रूल करें, पहले भी हमारे यहाँ बड़े बड़े अच्छे शासक होते रहे। अशोक का शासन रहा, अकबर का शासन रहा, उसके पहले मौर्यास का शासन रहा, गुप्ताज का शासन रहा। ये सब चीजें सदर्न इंडिया में देख रहे हैं कि चोल, चालुक्य, पांड्य इन लोगों का शासन रहा। ये सब चीजें जब लोगों ने देखी तो कंपैरिजन किया तो उनको लगा कि नहीं, वो तो ज्यादा खुशहाल समय था हमारा। अंग्रेज लोग जबरन ये दावा कर रहे हैं कि इंडियंस को हम सुधार रहे हैं, उनको हम कल्चर्ड बना रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें बेकार है, बेमतलब है। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना आई कि नहीं, वी इंडियंस आर वेरी मच बेटर इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश एंड देयर कल्चर। उसी दौरान कुछ इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट भाव, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने वाले लोग आए, नेतृत्व उन्होंने संभाला। यानी जो मॉडरेट्स थे उनके अलावा अब कुछ ऐसे नए लोग भी आ रहे थे जो कि लोगों को लीड कर रहे थे, उनको ये अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे थे। उनमें लाला लाजपत राय थे और बिपिन चंद्र पाल थे और लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक और पाल, ये 3 लोगों की जोड़ी बड़ी मशहूर है। लाला लाजपत राय पंजाब में,
बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में और बिपिन चंद्र पाल ये बंगाल में। ये इन तीन लोगों ने अपने अपने यहाँ अपने इलाके में और मिलकर के सारे जगहों पर इस नेशनलिज्म और ये सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस तरह की भावनाओं का प्रचार प्रसार किया। दूसरी जगहों पर भी बंगाल में राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, तिलक, ये सारे लोग महाराष्ट्र में, इन लोगों ने एक मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट यानी एक थिंक टैंक शुरू किया। तमाम चीज़ें रिसर्च कर करके लोगों के लिए लिटरेचर तैयार कर रहे थे और तब जा कर के लोगों में प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ये जो थिंक टैंक थे, इसके मेंबर्स यहाँ पे ये काम अश्विनी कुमार दत्त और राजनारायण बोस बंगाल में कर रहे थे। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, तिलक और कई सारे लोग थे जो महाराष्ट्र में उस काम को कर रहे थे। इन सारी चीज़ों की वजह से ये जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म है, इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। तिलक के बारे में थोड़ा सा जान लेना, चूंकि इस दौर की पूरी पॉलिटिक्स ये लाल बाल पाल के बीच में इर्द गिर्द घूम रही है। अभी ये लोग एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म की बात को फेवर कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, लोगों से ऐसे विचारों की ओर उन्मुख होने के लिए वो उनको एक तरह से कन्विंस कर रहे हैं। तिलक ने 2 अखबार निकाले, एक का नाम था केसरी और दूसरे का नाम था महरट्टा या मराठा। केसरी मराठी में निकालते थे और मराठा जो है वो अंग्रेजी में निकालते थे। इसको याद रखे रहिएगा, पूछा जाता है अक्सर। इन्होंने सोशली लोगों को इकट्ठा करने के लिए, यानी लोगों को अवेयर करने के लिए, भाई आप किसी को जोड़ेंगे, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और आप चाहेंगे कि उसका मास लेवल पर प्रचार प्रसार हो और लोग उससे जुड़े रहें, तो उसके लिए उन्होंने 2 महोत्सव आयोजित किए बड़े पैमाने पर। 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव। महाराष्ट्र में इन दोनों लोगों का महत्व तब भी था और आज भी। आप जानते हैं गणपति की पूजा सबसे ज्यादा और सबसे पॉपुलर महाराष्ट्र में है। उसी समय से शुरू हुई। तो उसके पहले भी गणपति वहां पूजे जाते थे, लेकिन एक सामूहिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर ये सारे लोग मिलकर के गणपति महोत्सव की शुरुआत ये तिलक के बाद से हो रही है। तो एक आयोजन ऐसा किया गया कि साल भर में ही सही लोग मिले, उसके बहाने लोगों में यूनिटी बने, क्योंकि एक ही तरीके के लोग, लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, वो बढ़ेगी। महाराष्ट्र में शिवाजी का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो शिवाजी महोत्सव इन्होंने मनाया। हालांकि इनके इन दोनों तौर तरीकों की बाद में बड़ी आलोचना हुई, क्योंकि इनकी वजह से एक जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बात हो रही थी वो थोड़ी सी डैमेज हो रही थी, क्योंकि शिवाजी के नाम पर शिवाजी की तो लड़ाई ही औरंगजेब से रही। औरंगजेब यानी उसको भी हिंदू मुस्लिम और अंग्रेज आए तो उन्होंने खास तौर पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश की। गणपति महोत्सव को भी कहा गया कि यह धार्मिक आयोजन था, इसमें मुस्लिम कैसे कंट्रीब्यूट करते, लेकिन किया उस दौरान। बंगाल विभाजन के दौर में भी और उससे पहले भी, चूंकि यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और थी वहाँ पर, तो उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। बहुत ज़्यादा जो कट्टरपंथी लोग थे उन लोगों ने भले उसमें साथ नहीं दिया और उन्हीं लोगों ने आलोचना भी की। ये जो दौर था 1896-97, इसमें, और ये वो दौर था बिल्कुल जो आपने यहाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पूरा अकाल का दौर था 1896 से लेकर के 1900 तक का, पूरी 4 साल का। इस दौरान तिलक ने नो टैक्स कैंपेन चलाया महाराष्ट्र में कि चूंकि अकाल पड़ा हुआ है, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं हुआ, तो टैक्स देंगे कहाँ से, लेकिन टैक्स लिया जा रहा था। तो उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया, जिसकी वजह से इनको जेल हुई, गिरफ्तार किए गए और इनको ये इस आरोप में गिरफ्तार किए गए कि लोगों को देश के खिलाफ या राष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ये भड़का रहे हैं। इनसे कहा गया कि आप माफ़ी मांगिए, इन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया और 18 महीने के लिए इनको जेल भेज दिया। उसके बाद 1903 से ही ये र्यूमर, चूंकि अब नेशनलिज्म की भावना और नेशनलिस्ट लोग जिस तरीके से आम लोगों से जुड़ रहे थे, उसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगने लगा था कि अब कुछ उपाय हमें करने पड़ेंगे। 1903 से ये र्यूमर सुनने लगा था कि बंगाल को बांटने वाले हैं, उसके खिलाफ उसी समय से ही लोगों ने कैंपेन शुरू कर दिया। लोगों ने
मिलकर के विरोध करना शुरू कर दिया कि इस तरह का अगर कोई स्टेप उठाया जाता है तो उसका विरोध किया जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद, और विरोध करने वालों में मॉडरेट्स भी थे, मॉडरेट्स को ये उम्मीद थी कि शायद उनकी बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट मान ले, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी बातों को भी नहीं माना। अल्टीमेटली 20 जुलाई 1905 को, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है। इस डेट को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ किताबों में 19 जुलाई भी लिखा हुआ है, बट वी हैव टू स्टिक ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये डेट 20 जुलाई 1905 ही लिखी है, तो हम लोग इसी को मानेंगे। उसमें उस तारीख को लॉर्ड कर्जन ने घोषणा कर दी बंगाल के विभाजन की। ये हुआ कि बंगाल का अब विभाजन कर दिया जाएगा, 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा। ईस्टर्न बंगाल और आसाम को एक तरफ रखा जाएगा, दूसरी ओर रेस्ट ऑफ बंगाल होगा वेस्टर्न पार्ट में, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ये सारा पार्ट आएगा। देखिए, इसके पीछे जो वजह थी, वजह जो सार्वजनिक वजह बताई गई, पब्लिक में जो कारण बताया गया, वो तो ये बताया गया कि बहुत बड़ा स्टेट है, रियली बहुत बड़ा स्टेट था, बहुत बड़ा इलाका था, गवर्नेंस में प्रॉब्लम थी, ये बात किसी से छिपी नहीं थी। लेकिन जो टाइमिंग थी उसकी, उस टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहे थे, और मंशा इनकी ये थी, चूंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी उस दौरान मिली भी जिनमें ये आशंका काफी मतलब वो सही साबित होने लगी कि अंग्रेज जानबूझ करके कर रहे हैं ताकि लोगों को अलग कर दिया जाए, और केवल एरिया वाइज अलग करना नहीं था। यह एक ईस्ट बंगाल की पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम बहुल थी, ढाका आता था वहीं पे, ठीक है, और तब ढाका ही राजधानी हुआ करती थी। इन्होंने सोचा कि ढाका को, ये जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है उसको अलग कर देंगे और इधर अलग कर देंगे। उसको कहा गया कि चूंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत डेवलपमेंट नहीं है, तो हम वहां पे और ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे और सहूलियतें देंगे, ये सारी चीजें लेकर के, यानी एक हिंदू मुस्लिम एंगल उसको देना था। वो इनडायरेक्टली भी दिया गया और तमाम ऐसे काम किए गए जिससे लगा कि डायरेक्टली भी ये इस एंगल को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद केवल हिंदू मुस्लिम एंगल ही नहीं था, डिवाइड एंड रूल इनका बहुत व्यापक पैमाने पर इन्होंने वहां तैयार किया। ये भी हुआ कि जो बाकी थे, यानी जो रेस्ट ऑफ बंगाल था, यहां पर तो 31 मिलियन थे और मेजॉरिटी जो थी वो मुसलमानों की थी। रेस्ट ऑफ बंगाल में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का हिस्सा था, उसमें 54 मिलियन पॉपुलेशन थी उसकी, और उसमें 18 मिलियन तो बंगाली थे, 36 मिलियन जो थे वो नॉन बंगाली थे। नॉन बंगाली का मतलब इसमें बिहारीज भी आएंगे, उड़िया भी आएंगे, क्यों? क्योंकि इस पूरे प्रदेश में इनका भी हिस्सा था। लेकिन बंगाल की पॉपुलेशन थोड़ी डेंस थी इन कंपैरिजन टू बिहार एंड उड़ीसा, तो इसलिए लगता ये था कि जैसे इनके साथ इनको भी बांटने की कोशिश हो रही है, यानी बंगालियों को अलग कर दिया गया, बिहारी और उड़िया को अलग कर दिया गया, भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर भी इनको बांटने की कोशिश की गई। ये सब चीजें जो उस समय जो नेशनल मूवमेंट के दौर में ये पता लग गया, चूंकि पहले से ही सरकार की मंशा लोगों के बीच में फैला दी गई, तो ये आशंका और ज्यादा बढ़ गई। 1903 से ही ये बताया जाने लगा कि हम लोगों की यूनिटी को तोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और जब 1905 में इन्होंने कर भी दिया तो लोगों के मन में ये कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि अंग्रेजों की मंशा क्या थी, और उसको उन्होंने उसी तरह से जमीन पर उतार दिया। बंगाल के विभाजन का कांग्रेस पार्टी ने, और जो दूसरे नेशनलिस्ट लोग थे, नॉन कांग्रेसी लोग थे, या जिनका पार्टियों से कोई मतलब नहीं था, वहां के आम लोग, उन सब में बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा हो गया, बहुत ज्यादा। उनको ये लगा कि हम लोगों को ये अब जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की अभी तक बात होती थी, उसको अब अंग्रेज इंप्लीमेंट करने लगे हैं, क्लियर कट इंप्लीमेंटेशन उसका हो रहा है, लोगों का भी ये लग गया। बहुत इसका विरोध हुआ। पहला जो बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, यानी विरोध के लिए जो सबसे बड़ी मीटिंग हुई और सबसे पहली मीटिंग हुई, वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई। यहीं से इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की गई और प्रॉपर तरीके से प्लान्ड वे में इसका विरोध हुआ। 16 अक्टूबर को पार्टीशन इफेक्ट में आना था, यानी वो लागू होना था।
16 अक्टूबर को डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। पूरे बंगाल में लोगों ने उस दिन खाना नहीं खाया, घरों में चूल्हे नहीं जले। और इसी दौरान लोगों ने अंग्रेजी सामानों के बहिष्कार की, अंग्रेजी पॉलिसीज के बहिष्कार की, अंग्रेजी स्कूलों के बहिष्कार की, अंग्रेजी कोर्ट्स के बहिष्कार की, मीन्स हर एक चीज के बहिष्कार की घोषणा कर दी गई। और यह कहा गया स्वदेशी एंड बायकॉट, ये दो विरोध के तरीके अपनाए गए। कहां? इस बंगाल विभाजन के विरोध में। बायकॉट तो किया गया कि हर एक चीज का बायकॉट किया जाए, अंग्रेजी कानून को न मानना, अंग्रेजी पॉलिसीज को न मानना, उनका विरोध करना, अंग्रेजी सामानों का इस्तेमाल न करना, अंग्रेजी स्कूलों में, मींस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्कूल खोले हुए थे, बहुत सारे लोगों ने वहां अपना नाम कटवा दिया, वहां स्कूल जाना छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। और ये हुआ कि लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो कहे कि ठीक है, इस बहिष्कार के दौरान हम उनके चीजों का तो बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन एक पैरेलल इंतजाम भी तो होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी होगा कि हम लोग, हमारी इंडियंस जो है वो निरक्षर रहेंगे। उसके लिए तय किया गया कि जो सक्षम लोग थे उन्होंने नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूशन खोलने में मदद की, स्कूल खोलने में मदद की, और यूनिवर्सिटी खोलने में मदद की, कॉलेज खोलने में मदद की, और खोले गए ऐसे तमाम कॉलेज। उसके अलावा तमाम चीज़ों का जो प्रोडक्शन ब्रिटिश कंपनियां कर रही थी, उनका चूंकि बहिष्कार किया जाने लगा, तो उनके प्रोडक्शन के लिए यहाँ के उद्योगपतियों ने, इंडियन उद्योगपतियों ने यूनिट्स लगाई, फैक्ट्रीज लगाई। यहाँ एक खास बात और है, अब ये नेशनलिस्ट मूवमेंट केवल नेशनलिस्ट मूवमेंट में जिस तरह से आम लोग जुड़ रहे हैं, उसी तरीके से अब जमींदार्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ये लोग थे जो शुरू में नहीं जुड़ रहे थे या कांग्रेस के विरोधी थे, वो लोग भी अब इसके बाद से जुड़ने लग गए और बड़े पैमाने पे जुड़ने लग गए। तो बंगाल में और दूसरे इलाकों में, महाराष्ट्र में, अन्य जगहों पे भी तमाम टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना हुई, यानी कपड़ा फैक्ट्रीज की, साबुन कारखाने, माचिस, हैंडलूम, इस तरह के मतलब जो ज़रूरी चीज़ें थी। नेशनल बैंक्स खोले गए, इंश्योरेंस कंपनियों की स्थापना हुई। ये सारे इंडियन लोगों के द्वारा की गई, और ये कहा गया, अपील की गई कि सभी लोग इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी व्यक्ति विदेशी सामान का इस्तेमाल नहीं करेगा। बहिष्कार हुआ, आपको याद है, आप लोगों ने पढ़ा ही है सारे, कि होली जलाई गई विदेशी कपड़ों की, विदेशी सामान फेंक दिए गए, लोगों ने अपने पैसे से खरीदे हुए थे फिर भी उसको फेंक दिया गया। यानी बड़े पैमाने पर बंगाल के बाहर भी ये सारे काम किए गए, स्वदेशी और बायकॉट, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार और भारतीय सामानों का को अपनाना, यानी स्वदेशी को अपनाना। अब नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खोले गए। एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई 15 अगस्त 1906 को, और कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज इसी दौरान बनाया गया 1906 में ही। अरबिंदो घोष उसके प्रिंसिपल बनाए गए। यानी एजुकेशन के लेवल पर भी स्वदेशी का जमकर प्रचार प्रसार हुआ। इस आंदोलन ने बड़े पैमाने पर लोगों को एक दूसरे से जोड़ा, करीब लाया, और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक जनमत तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहली बार हुआ कि स्टूडेंट्स, महिलाएं, मुस्लिम, हिंदूज और दूसरे मास लेवल के लोग जो थे, कारीगर थे, किसान थे, ये सब लोगों ने अपना जुड़ाव शो किया इस आंदोलन से। जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी यूनिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रही है, तो उसने इसको दबाने के लिए सारी कोशिशें की। जो लोग सरकारी स्कूलों में, ये हुआ कि वहाँ के जो एडेड स्कूल थे, वहाँ के लोग, स्टूडेंट्स जो अगर मूवमेंट में शामिल हो रहे थे तो उनको एक्सपेल कर दिया गया, नाम उनका काट दिया गया। अगर वहाँ के प्रोफेसर और प्रिंसिपल, ये सारे लोग वहाँ पे अगर शामिल हो रहे थे आंदोलन में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे स्कूल कॉलेजेस जहाँ बड़े पैमाने पर लोग आंदोलन में शामिल हुए थे, उनकी एड, जो उनकी सहायता दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे गवर्नमेंट की ओर से, वो बंद कर दिया गया। बड़ी संख्या में लोग जेल में डाल दिए गए। तो जितना सप्रेशन, जितना दबाने का तरीका हो सकता था, उसको अंग्रेजों ने अपनाया। बहुत लोगों को मारा पीटा भी। यानी फिर से जो अन ब्रिटिश रूल की पॉलिसी थी, वो एक बार फिर दिखाई पड़ने लगी कि कैसे ये अपनी ही नीतियों, अपने ही कानूनों का
वायलेशन करते हैं जब मामला अंग्रेजों से इतर आ जाता है। यही वो टाइम था जब देशभक्ति के गीत गाए जाने लगे पूरे बंगाल में और बंगाल के बाहर भी। वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, आमार सोनार बांग्ला ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आमार सोनार बांग्ला ये राष्ट्रभक्ति के गीत थे। गली गली में ये गीत गाए गए, इनको लोगों ने गाया और इसके माध्यम से देश प्रेम और पैट्रियोटिज्म को बढ़ाने की कोशिश की गई। आमार सोनार बांग्ला को आप जानते हैं कि जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश ने इसी आमार सोनार बांग्ला को, या जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, इसको अपना नेशनल एंथम बनाया। दिसंबर 1908 में और आंदोलन को दबाने की तमाम कोशिश की गई। बंगाल का विभाजन लागू भी हो गया लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे, आंदोलन चल ही रहा था। इस दौरान कई बड़े नेताओं को, जो कांग्रेस के थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, उनको जेल में डाल दिया गया। उनमें कृष्ण कुमार मित्र हैं, अश्विनी कुमार दत्त, लाला लाजपत राय, और इन सारे लोगों को, तिलक को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया 1908 में। और तिलक, लाल बाल पाल, वही जो मैंने बताया था कि यही तीन लोग मुख्य रूप से इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, तीनों को जेल भेज दिया गया। तिलक को गिरफ्तार करके इनको 6 साल की सजा दे दी गई। और इतने बड़े नेताओं के गिरफ्तारी के बाद आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ा, लेकिन लोगों में एक बहुत बड़े पैमाने पर यूनिटी बढ़ गई। दूसरी ओर ये लोग ये चाह रहे थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, नेशनलिस्ट थे, उनका ये कहना था कि इस आंदोलन को, ये बहुत सही मौका है, इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाए। क्योंकि बहुत सारे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो, चाहे वो पंजाब हो, इन सारे जगहों के लोग इस आंदोलन में, बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे, आंदोलन में शामिल थे। ये हुआ कि ये एक अच्छा मौका है जब पूरे भारत के लोगों को एक साथ इस आंदोलन से और नेशनल मूवमेंट से जोड़ा जा सकता है। लेकिन मॉडरेट्स का कहना था, मॉडरेट्स यहीं पे थोड़े हिचक गए। उनका कहना था नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बंगाल का मामला है, इसको यहीं तक रखा जाए। और बहुत सारी चीज़ों में मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट लोगों में थोड़े से कंट्रोवर्सी आनी शुरू हुई। अल्टीमेटली ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 1905 में कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा हुई और जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये विरोध करने लगे कि अब कोई मॉडरेट जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। तो कांग्रेस में किस तरीके से बंगाल के पार्टीशन को हैंडल किया है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पूरी लीडरशिप कांग्रेस के पास ही है। कोई भी मूवमेंट है उसको लीड करने का काम कांग्रेस ही कर रही है। तो ये जो सारे सेक्शंस थे कांग्रेस के, और जिससे इतने इससे लोग जुड़े थे, तो बंगाल के विभाजन का तो सबने वो किया, विरोध किया। स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट का भी सबने समर्थन किया, बड़े पैमाने पर समर्थन किया। लेकिन कुछ मामलों में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में मतभेद उभर करके वो सामने आ गए। वही बात कि मॉडरेट्स वांटेड टू कन्फाइन द मूवमेंट टू बंगाल एंड इवन देयर टू लिमिट इट टू स्वदेशी एंड बायकॉट। उनका कहना स्वदेशी, बायकॉट, ये सब केवल बंगाल में चलाए जाएं। लेकिन इनका ये कहना था कि ये आंदोलन बंगाल में इतना सक्सेसफुल हो गया है, इतना आगे बढ़ गया है कि इसके माध्यम से हम लोगों को भावनात्मक रूप से और ज्यादा जोड़ सकते हैं। नहीं किया गया तो नाराजगी आ गई। इनकी डिमांड हुई कि हम किसी मॉडरेट लीडर के, यानी मॉडरेट लीडर्स में उस समय फिरोज शाह मेहता थे, उस समय दादा भाई नौरोजी मॉडरेट थे, लेकिन उतने थोड़े से, ये नौरोजी ने ही ब्रिटिश पॉलिसीज की जम करके आलोचना की, तो इनको एक्सट्रीमिस्ट लोग भी बहुत पसंद करते थे और कई लीडर्स थे। आखिरकार ये हुआ कि चलो ठीक है, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन कांग्रेस का होगा। हर साल हुआ करता था दिसंबर के महीने में। अगला सेशन होना था कलकत्ता में 1906 में। इसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने, और इनके नाम पर चूंकि दोनों लोग तैयार हो गए थे और अभी आंदोलन चल ही रहा था, गिरफ्तारी हो रही थी और छोड़ दिए जा रहे थे लोग, कुछ लोग गिरफ्तार किए ही गए थे। बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां अभी नहीं शुरू हुई थी, यानी लाल बाल पाल जिनकी चर्चा हमने की, नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे और कुछ दूसरे लीडर्स थे। पर ये विरोध, इस पर सहमति तो हो गई दादा भाई नौरोजी के नाम पर, लेकिन मॉडरेट्स
का जो मानना था, यानी वो उनका जो लॉजिक था वो अपने उस पर कायम रहे, और एक्सट्रीमिस्ट चूंकि उनका आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, उनकी एक्सेप्टेंस लोगों में बढ़ रही थी, तो वो कतई मॉडरेट्स की बातें मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। बहरहाल कलकत्ता का सेशन तो किसी तरीके से निपट गया, और इसमें मॉडरेट्स की बातें नहीं बल्कि जो ऑलरेडी एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे उन्हीं की बात मांगे मानी गई, और एक प्रस्ताव पारित हुआ इसमें जिसमें कहा गया कि स्वशासन जो है वो अब कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य होगा। अभी तक स्वशासन की बात केवल चल रही थी, लेकिन अब इसको कांग्रेस ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया कि कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स गोल फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज। अब ये कहा गया कि अब हमारा जो मुख्य उद्देश्य होगा वो हमको थोड़ी बहुत सुविधाएं प्राप्त करना नहीं, बल्कि हमको अब सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, स्वशासन चाहिए, जिस तरह के दूसरी कॉलोनीज में, दूसरे उपनिवेशों में अंग्रेजों ने शुरू कर रखा था कुछ जगहों पर। ये वाला साल तो बच गया किसी तरीके से, लेकिन नेक्स्ट सेशन जो था और एक्सट्रीमिस्ट ये आंदोलन बंगाल विभाजन का और इसके जरिए जो नेशनल मूवमेंट था वो काफी तेजी से फैल गया और बहुत बड़े पैमाने पर उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई, लोग जुड़ने लगे उससे। नेक्स्ट सेशन हुआ यानी 1907 में सूरत में ये से होता है, और इसमें कांग्रेस में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। इसको कहा जाता है कि कांग्रेस का पहली बार यहाँ पे विभाजन हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम कांग्रेस का डिवीजन कब हो रहा है? सूरत के समय में। यहाँ पे सूरत में ये पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में, और कांग्रेस का विभाजन यहाँ पे हुआ 1907 में। मॉडरेट्स अलग हो गए। अलग क्या हो गए? उनको एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी थे उन्होंने अलग कर दिया और कांग्रेस की लीडरशिप पर उन्होंने खुद कब्जा कर लिया। तो ये रहा कि पहला जो डिवीजन हुआ कांग्रेस में वो हुआ। और आप इधर ये भी देख रहे हैं कि इस दौरान 1907 से 1908 के बीच में बड़े लीडर्स अब गिरफ्तारी की जा रही है, और उसमें गिरफ्तारी की वजह से जब बड़े लीडर्स गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो डेफिनेटली मूवमेंट क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और इसमें जो मूवमेंट हुआ तो स्प्लिट हो गया, कांग्रेस का बाकायदा विभाजन हो गया, दो भाग में विभाजित हो गया। और इस समय इस जो 1907 का जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इस कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें ये कांग्रेस मॉडरेट और उसमें विभाजित हो गए। मॉडरेट्स को इन्होंने बाहर कर दिया। किसने? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने। और ये भी हो गया कि मॉडरेट्स की एक्सेप्टेंस जो आम पब्लिक में थी, खास तौर से यूथ्स में थी, वो इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। वो किनकी बातों से इत्तेफाक रख रहे थे? जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। उनका ये कहना था कि नहीं, ब्रिटिश के साथ अब सहयोग करने का कोई मतलब नहीं है, हमको अब सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ये कह रहे थे कि नहीं, अभी हम काउंसिल में हम कुछ सहूलियतें हासिल कर लेंगे, अंग्रेज हमारी बातें मानने को तैयार हैं, ये वो। लेकिन ये नहीं माने। अल्टीमेटली फिर ये धीरे धीरे वो परिदृश्य से बाहर ही हो गए। मॉडरेट लीडर्स लॉस्ट टच विद द यंगर जनरेशन ऑफ नेशनलिस्ट्स। इनको वहां से बहुत ज्यादा ये मींस जो मास का जो एक फेवर था, मास का जो एक इनके बीच में एक पॉपुलैरिटी थी पहले वो खत्म हो गई। इसलिए खत्म हो गई कि लोग अब जो आइडियोलॉजी थी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की, उसकी ओर ज्यादा वो प्रभावित हो रहे थे। यहीं पे देखिए अंग्रेजों ने अब डिवाइड एंड रूल का एक काम और किया। अब उन्होंने क्या किया कि मॉडरेट्स को खुश करने के लिए, क्योंकि मॉडरेट्स की अभी भी डिमांड यही थी, वही प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट वाली। तो प्रेयर और पिटीशन के जरिए इनको ये लगा कि अंग्रेजों को लगा कि अगर इनकी जो मांगे हैं उनमें से एक दो मांगों को मान लिया जाए थोड़ा बहुत, तो हम इनको खुश कर लेंगे। उसी समय अब
1909 का इंडियन लेजिस्लेटिव एक्ट आता है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव एक्ट, जिसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई, कुछ पावर्स दे दी गई, कुछ गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको मिंटो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। उसको ला करके इन्होंने मॉडरेट्स को खुश करने की कोशिश की। दूसरी ओर ये छोटी सी चीज पा करके ये खुश हो भी गए, तो जो यंगर जनरेशन थी उसने ये देखा कि ये तो बड़ी छोटी चीजों में अंग्रेजों के सपोर्टर हो जाते हैं, और अब डिमांड होने लगी थी कि अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों से अलग अब हमको अपना शासन चलाने की जिम्मेदारी और अधिकार खुद मिलना चाहिए, उसकी डिमांड कर रहे थे। तो ये फिर क्या हुआ कि वो इररिलेवेंट हो गए। ये सारे जितने मॉडरेट्स लीडर्स थे, इनकी अपनी जो पहचान बनी हुई थी वो भी अब लगभग खो सी गई, और नई लीडरशिप अब धीरे धीरे उसमें आ भी रही थी, और लीडर्स आ रहे थे, चूंकि बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, यंग जनरेशन थी, कॉलेज स्टूडेंट थे, स्कूल के लड़के थे, वो सब आ रहे थे, तो उनके अंदर एक जोश भी था, उनकी अपनी डिमांड भी, एग्रेशन भी था उनके अंदर। उनको फिर ये सारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, इनकी बातें और इनकी कार्यशैली पसंद भी आ रही थी। तो यहाँ पर 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अपने आप ही जो मॉडरेट्स थे वो पॉलिटिक्स से या कांग्रेस से बाहर हो गए। जो लोग अकोमोडेट कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन ज्यादातर लोग जो थे वो बड़े नेता अब वो इररिलेवेंट हो गए थे। उसी में ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, उनमें कुछ लोगों ने उसका फायदा उठाया, कुछ उसमें मेंबर बने, जबकि अभी भी इनकी स्थिति ये थी कि केवल और केवल एक ऐसी एडवाइजरी बोर्ड की स्थिति थी। हम लोग इसको जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट पढ़ रहे थे तो ये चीज हम पढ़ रहे थे। एडवाइजरी बोर्ड की एक हैसियत थी कि ये केवल सलाह दे सकते थे, मानना ना मानना वो सलाह वो गवर्नर जनरल पे डिपेंड करता था, या स्टेट्स में, वो प्रोविंसेस में गवर्नर्स पे करता था, बट ये इसी में बड़े खुश थे। बहरहाल अंग्रेजों ने मॉडरेट्स को भी क्या किया, यहां पे एक्सट्रीमिस्ट से एकदम अलग कर दिया। लेकिन चूंकि एक्सट्रीमिस्ट का मूवमेंट वो मास लेवल पर इतना आगे बढ़ चुका था कि ये बहुत ज्यादा उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, पर इन्होंने नुकसान पहुंचाने की एक और कोशिश की, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स दे दिया। यानी उनको ये कहा गया कि आपकी अपने हित जो है वो हिंदुओं से अलग हैं, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स अलग है, आपका अलग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जब आपका अलग रिप्रेजेंटेशन होगा तभी आपकी बात सुनी जाएगी। यानी मुसलमानों के बीच और हिंदुओं के बीच जो खाई थी, जो गैप था, और उसको बढ़ाने की कोशिश की, और बहुत हद तक सफल भी रहे। तो कम्युनलिज्म का जो एक बीज है, उसके सीड्स जो हैं इसी समय प्रॉपरली बो दिए गए। हालांकि शुरुआत तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन इस जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन है फॉर मुस्लिम्स है, इसके जरिए हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करने की जो कोशिश थी उसमें काफी हद तक इनको सफलता भी मिली। उसी समय आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग भी बन रही है। ढाका में जो ईस्ट बंगाल का जो पार्टीशन करके बनाया गया था, ढाका के नवाब ने बाकायदा बंगाल विभाजन का समर्थन किया, लोगों को जोड़ा वहां पे ईस्ट बंगाल में, इसके समर्थन में आंदोलन चले। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि जो उनका पर्पस था बांटने का वो सफल हो गया, और रहा भी काफी हद तक सफल। लेकिन अब मॉडरेट्स को खुश करने के लिए एक तो लाया गया 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया, ये खुश भी हुए। अब इस दौरान बहुत सारे बड़े लीडर्स जो थे, जो बंगाल डिवीजन के समय और बायकॉट स्वदेशी आंदोलन के जो मुख्य कर्ता धर्ता लोग थे, उनमें से ज्यादातर अब जेल चले गए। कांग्रेस में भी विभाजन हो चुका था, तो थोड़ा सा ये आंदोलन भी धीमा पड़ गया। उसी बीच अंग्रेजों ने भी अपनी कुछ पॉलिसीज में चेंजेस लाए, कुछ उन्होंने ऐसी कोशिश की कि इस आंदोलन को अब दबा दिया जाए, कुछ सहूलियतें देने की कोशिश की गई। 1911 में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे इंपॉर्टेंट फैसला तो यही लिया गया कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको कैंसिल कर दिया गया, बंगाल के विभाजन को अब रद्द कर दिया गया। यह कहा गया कि अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन
जो ईस्ट और वेस्ट बंगाल था उसको तो एक कर दिया गया, पर अब बिहार और उड़ीसा नाम के दो अलग प्रोविंस बना दिए गए। बंगाल और बिहार को बंगाल ईस्ट और वेस्ट बंगाल को तो एक कर दिया गया, लेकिन बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत बना दिया गया। तो यानी जहां इसको दो भागों में बांटा गया था, अब उसके कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। एक बंगाल हो गया, एक बिहार हो गया, और तीसरा क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। एक और बड़ा फैसला ये किया गया कि जो अभी तक पूरी गवर्नमेंट, सेंटर ऑफ गवर्नमेंट था, जो शासन का केंद्र था, वो कहाँ से चल रहा था? बंगाल से चल रहा था। अब उसको ट्रांसफर करके कलकत्ता से, यानी जो राजधानी कलकत्ता थी, अब उसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? दिल्ली में। 1911 में जो फैसला हुआ, बाद 12 में आया, प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं और बाकायदा उनके आगमन में बहुत बड़ा वहाँ पे आयोजन होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि उसकी वजह से वहाँ पे बहुत विरोध भी होता है कि जब देश में अकाल पड़े हों, इतनी एडवर्स परिस्थितियां हों, उस दौरान हम वहाँ पर इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। इसकी काफ़ी बुराई भी हुई, आलोचना हुई, लेकिन ट्रांसफ़र कर दिया गया राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली की ओर। अब यहाँ इसके बाद ये वही परिस्थितियां हैं जब हम देख रहे हैं कि इसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है यूरोप में। और यूरोप में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ता है, यहाँ पे इधर ये आंदोलन भी धीमा पड़ गया है। दूसरी ओर अब कांग्रेस पार्टी में जो लीडर्स, जिनको जेल में बंद कर दिया गया था 1914 में, बाद में तिलक भी आ जाते हैं, क्या कहते हैं कि तिलक छोड़ दिए जाते हैं, सजा पूरी हो जाती है उनकी 6 साल की, वो भी आ जाते हैं। मॉडरेट, जो मजे की बात है, जो उस दौर के एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, धीरे धीरे बहुत सी चीजें, ऐसी परिस्थितियां बदली कि वो लोग भी अब मॉडरेट्स की तौर तरीके से बिहेव करने लगे थे। तो एक नया एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट चलने लगा। ये वाला एक्सट्रीमिस्ट, ये लीडर्स जो थे, इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में इनका ये कहना था कि जो तरीके हैं हमारे विरोध के, प्रोटेस्ट के, बायकॉट के, या फिर वो स्वदेशी के प्रचार प्रसार के, उन तरीकों से हम विरोध करेंगे। लेकिन दूसरा ये आया कि नहीं, हम इनको डरा करके, अंग्रेजों को धमका करके और इन रास्तों पर चल करके अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करके, उनको मार करके, जिससे वो डरें और डर करके भारत को छोड़ दें या फिर भारत के लोगों को उनका शासन दे दें, ये इस तरीके की विचारधारा का अब जन्म होता है। तो ये, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और इस बीच में आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि नेक्स्ट जब भी हम एक क्लास लें तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ यहाँ पे क्विजेस को भी हल करें। तो अगले में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, कैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम में और कैसे मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के चलेंगे और प्रीलिम्स के भी लेकर के, और जो चीजें हमने पढ़ी हैं उन्हीं में से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनके ऑप्शंस कैसे बन रहे हैं, और कैसे हमको उनको सॉल्व करना है, बिल्कुल केयरफुली सॉल्व करना है, इस तरीके से कि ये बिल्कुल भी, चूंकि आप जानते हैं कि जो फॉर्मेट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, खास तौर पर उसमें बिल्कुल ये गैप नहीं रहता कि जरा भी आप कंफ्यूजन रखें। अगर कंफ्यूजन रहा तो ऑप्शंस इस तरीके से बनाए गए रहते हैं कि एक ऑप्शन में भी डायरेक्ट तो केवल 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ऐसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कई ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो आपको बहुत केयरफुली इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो डेट्स हों, चाहे वो मूवमेंट के लीडर्स हों, चाहे और तमाम चीज़ें हों, उन चीज़ों को, कि किसी तरीके का कंफ्यूजन न रह जाए। दूसरे, मैं आपको एक चीज़ यहाँ एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि जो बुक्स हैं, आप जो ये क्लासेस कर रहे हैं, इन क्लासेस का आपको तब और बेहतर फ़ायदा होगा जब आप ऑलरेडी इनको फिर किताब से पढ़ेंगे। अगर आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी एक बार पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है, तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने से आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। हम भी जो चीज़ बता रहे हैं, तो यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप आसानी से समझ लेंगे अगर एक बार आपने पढ़ रखा होगा।
तो वो व्यक्ति ज़्यादा आसानी से समझ सकता है इन कंपैरिजन टू दैट स्टूडेंट हु हैज़ नॉट स्टडीड एनी बुक। तो आप कोशिश ये करिए कि कम से कम एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ डालें, उसके बाद ये क्लास करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि आप क्लास करके भी एनसीईआरटी पढ़ें तब फिर आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, आप दोबारा उसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसकी कुछ जो स्पेसिफिक बुक्स हैं आप उनको पढ़िए। इस तरीके से अपनी तैयारी, और साथ में एक चीज़, एक काम इसको हमेशा आप ध्यान में रखिएगा और ज़रूर करिएगा, जिसको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि दो चीज आपकी टेबल पर, स्टडी टेबल पर हमेशा होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए क्या, एक आपके पास सिलेबस होना चाहिए एग्जामिनेशन का, और दूसरा प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होने चाहिए, जिनसे आपको ये पता लगता है कि किस तरीके का ट्रेंड है एग्जामिनेशन में, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछा जा रहा है। कई बार ये लगता है हमने पढ़ा तो था, लेकिन जब आप ऑप्शन सारे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर कई बार होता है कि गलत हो जाता है। तो उसकी वजह यही है कि केयरफुली आपने नहीं पढ़ा है, आपने एक दो एडिशनल बुक्स नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि कई बार होता है एक ही किताब में सारी चीज़ें नहीं होती। कुछ एडिशनल चीज़ें बेस बुक के बाद जब आप एक दो और किताबें पढ़ते हैं तो उनसे आपको मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन का ही फायदा होगा, लेकिन वही फायदा अपने आप में बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ सही क्वेश्चन करने पे मिलेगा 1 नंबर, अगर तो गलत करने पर जितना मिला है उसमें 1/3 कट भी जाएगा। इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक इन चीज़ों को पढ़ना है। तो आप पढ़िए और उससे तैयार करिए, और बीच बीच में आप हमारे साथ भी, हम भी क्वेश्चन आंसर और ये सब डिस्कस करते रहेंगे, टेस्ट क्विजेज को डिस्कस करेंगे, और आप खुद भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स या फिर जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं आप उनको भी डिस्कस कर, आप उनको भी सॉल्व करते रहिए। यहाँ भी आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स हम खुद भी सॉल्व करवाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में जो ये नेशनल मूवमेंट का अगला पार्ट है, 4th पार्ट है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ये नेशनल मूवमेंट का तौर तरीका चेंज होता है, टूल्स, उसके मूवमेंट के टूल्स अब किस तरीके से लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। साथ ही ये जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट अब चलेगा, जो कि एक लेवल और ऊपर जा करके, यानी अब ये कह रहे हैं कि हमको नेशनल एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट केवल धरना, प्रदर्शन, होली जला देना या फिर बायकॉट कर देना, स्वदेशी अपनाना, इससे आगे हट करके ब्रिटिश हुकूमत के भीतर डर पैदा करने वाला जो कॉन्सेप्ट अब डेवलप कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट केवल ऐसा नहीं था कि कुछ लोगों के अपने चाहने भर से डेवलप हो रहा था। उसके लिए बाकायदा आइडियोलॉजी तैयार हो रही थी, कई अखबार निकाले जा रहे थे, बहुत सारी जगहों पर उनको फेवर किया जा रहा था, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं, तमाम संस्थाएं बन रही थी, इनका जिक्र हम करेंगे। और वर्ल्ड वार के बाद जो 1918 के बाद नेशनल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर में आपसे एक बार हम फिर ये कहना चाहेंगे, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपके अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको शेयर करें। सब्सक्रिप्शन लेने पर आप इसके प्लस कोर्स और जो आइकॉनिक कोर्स हैं उन तक आपकी एक्सेस हो जाएगी, और वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज और उनके मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए गए हैं जिनसे आपको फ़ायदा होगा, जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन सब को के लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, और यहाँ ये जो कोड है, रेफरल कोड है SM123, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें इसके सब्सक्रिप्शन के लिए। तो आते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में फिर। थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर हमारा साथ दिया, हमारे साथ पढ़ा। आपकी कोई क्वेरीज हो आप ज़रूर उसको पूछा करिए। थैंक यू वेरी मच।